धुंधला का शहर, जो जयपुर जैसा ही लगता था, अपनी गुलाबी आभा और पुरानी हवेलियों के साथ, एक ऐसी रात में डूबा था जब कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। ये वो समय था जब वास्तविकता और जादू के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। 10 वर्षीय आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल उन बच्चों में होती है जो दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसी वो हो सकती है। आर्यन कहानियों का प्रेमी था। उसने उड़ने वाले कालीनों, बोलने वाले जानवरों और छिपे हुए खजानों के बारे में पढ़ा था। लेकिन जिस कहानी ने उसे सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध किया, वो थी अंबर एक्सप्रेस की किंवदंती। एक ऐसी ट्रेन जिसे चलने के लिए पटरियों की आवश्यकता नहीं थी। एक ऐसी ट्रेन जो बादलों के ऊपर तैरती थी, और जो कोई भी उस पर चढ़ता था वो समय के बंधन से मुक्त हो जाता था। वो हमेशा के लिए बच्चा बना रहता था। आर्यन, सो जाओ, बहुत रात हो गई है, उसकी माँ ने नीचे से आवाज लगाई। बस अभी माँ, आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी निगाहें आसमान में अटकी थीं। आज रात हवा में कुछ अलग बात थी। एक अजीब सी मीठी गंध थी, जैसे ओस में भीगी चमेली और पुरानी किताबों की गंध का मिश्रण। तभी उसने उसे सुना। ये किसी सामान्य ट्रेन की सीटी नहीं थी। ये एक धीमी गूंजती हुई ध्वनि थी, जैसे कोई विशालकाय बांसुरी बजा रहा हो। ध्वनि बादलों के ऊपर से आ रही थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना स्वेटर पहना और चुपके से घर से बाहर निकल गया। कोहरा इतना घना था कि वो शहर की रोशनी को निगल गया था। आर्यन उस ध्वनि का पीछा करते हुए शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी, वीरान पहाड़ी पर पहुंचा। वहां कोहरे के बीच से एक आकृति उभरने लगी। वो राजसी थी। वो किसी भी धातु से नहीं बनी थी जिसे आर्यन जानता हो। उसका शरीर पॉलिश किए गए पीतल और गहरे नीले रंग के कांच का मिश्रण था, जो भीतर से एक नरम सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसमें पहिए नहीं थे। इसके बजाय उसके नीचे से नीली ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं, जो उसे जमीन से कुछ इंच ऊपर उठाए हुए थीं। उसमें से भाप नहीं, बल्कि चमकीले तारों जैसी धूल निकल रही थी। ट्रेन के इंजन पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अंबर एक्सप्रेस। दरवाज़ा खुला और वहां कोई सीढ़ी नहीं थी, केवल एक प्रकाश की किरण थी जो जमीन तक आती थी। एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ बूढ़ा लग रहा था, जिस पर समय की झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। क्या तुम अनंत की सवारी के लिए तैयार हो मेरे बच्चे? एक आवाज आई, जो गड़गड़ाहट और रेशम जैसी थी। आर्यन हिचकिचाया। उसने पीछे मुड़कर देखा जहां उसका घर कोहरे में छिपा था। उसे अपने माता पिता की याद आई, अपने स्कूल के दोस्तों की, अपनी साइकिल की। लेकिन फिर उसने सामने मौजूद जादू को देखा। एक ऐसा जीवन जहां कोई होमवर्क नहीं, कोई डांट नहीं, कोई बड़ा होकर जिम्मेदार बनने का बोझ नहीं। उसने वो हाथ थाम लिया, और जैसे ही उसने ट्रेन के अंदर कदम रखा, उसके पीछे की दुनिया गायब हो गई। ट्रेन का इंटीरियर बाहर से भी ज्यादा भव्य था। ये किसी ट्रेन के डिब्बे जैसा नहीं था, बल्कि एक चलते फिरते महल जैसा था। छत कांच की थी, जिससे बाहर के घूमते हुए बादल और सितारे दिखाई दे रहे थे। फर्श पर नरम मखमली कालीन बिछे थे, और हवा में ताज़ा पकी हुई कुकीज़ की महक थी। वहाँ और भी बच्चे थे। कुछ आर्यन की उम्र के थे, कुछ छोटे। वे सभी हंस रहे थे, खेल रहे थे, और किसी ने भी आर्यन के आने पर आश्चर्य नहीं किया। नया यात्री, एक लड़की ने उत्साह से कहा, जिसके बाल आग की तरह लाल थे। मेरा नाम माया है, तुम्हारा स्वागत है। मैं आर्यन हूँ, उसने थोड़ा घबराते हुए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? एक शांत लड़का, जो एक किताब पढ़ रहा था, उसने ऊपर देखा। हम कहीं जा नहीं रहे हैं आर्यन, हम बस हैं। ये अंबर एक्सप्रेस है, यहाँ कोई मंजिल नहीं होती। उसका नाम कबीर था। तभी कंडक्टर सामने आया। वो लंबा था, एक गहरे नीले रंग की वर्दी में जिस पर चांदी के तारों की कढ़ाई थी। उसकी दाढ़ी सफ़ेद बादलों जैसी लंबी थी, और उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी थीं। स्वागत है आर्यन, कंडक्टर ने कहा। मैं समय बाबू हूँ, इस ट्रेन का संरक्षक। क्या ये सच है कि हम यहाँ कभी बूढ़े नहीं होंगे? आर्यन ने पूछा। समय बाबू मुस्कुराए, एक उदास मुस्कान। हाँ, ये सच है। जब तक तुम अंबर एक्सप्रेस पर हो, समय तुम्हारे लिए थम गया है। तुम हमेशा इसी उम्र के रहोगे, इसी जिज्ञासा और मासूमियत के साथ। बाहर की दुनिया में लोग बूढ़े होते हैं, वो अपने सपने भूल जाते हैं, वो थक जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। लेकिन आर्यन ने पूछा, हम वापस कब जाएंगे? पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। माया ने अपनी गेंद गिरा दी, कबीर ने अपनी किताब बंद कर दी। समय बाबू ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा।
यही तो कीमत है मेरे बच्चे। अनंत बचपन का उपहार एक शर्त के साथ आता है। एक बार जब तुम बादलों के ऊपर की दुनिया को अपना लेते हो तो तुम नीचे की दुनिया में वापस नहीं जा सकते। तुम्हारा घर अब अंबर एक्सप्रेस है। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने सोचा था कि ये एक छोटी यात्रा होगी, एक रात का रोमांच, लेकिन ये हमेशा के लिए था। उसने विरोध करना चाहा, रोना चाहा, लेकिन ट्रेन अचानक ऊपर उठी और खिड़की से बाहर का दृश्य इतना लुभावना था कि उसका डर विस्मय में बदल गया। वे बादलों के समुद्र को चीरते हुए ऊपर उठ रहे थे और नीचे की दुनिया एक धुंधली स्मृति की तरह गायब हो रही थी। अंबर एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक दुनिया की चाबी थी। जैसे ही वे क्षोभ मंडल को पार कर गए, एक नया ब्रह्मांड खुल गया। यहाँ के बादल सफ़ेद रुई के गोले नहीं थे, वे ठोस थे, जिन पर चला जा सकता था। वे तैरते हुए द्वीपों जैसे थे। ट्रेन कभी कभी इन बादलों के द्वीपों पर रुकती थी। एक द्वीप पूरी तरह से एक विशाल मनोरंजन पार्क था, जहाँ रोलर कोस्टर इंद्रधनुष से बने थे और झूले गुरुत्व को मात देते थे। एक अन्य द्वीप पर एक जंगल था, जहाँ पेड़ कांच के थे और फल कैंडी के। उन्होंने स्काई वेल देखी, जो विशाल सौम्य जीव थे जो हवा में तैरते थे और जिनकी त्वचा पर आकाश गंगाएं चमकती थीं। माया साहसी थी, वो सबसे ऊंचे बादलों से कूदती और हवा में तैरती। कबीर विचारशील था, वो बादलों के निर्माण का अध्ययन करता और उन तारों के नक्शे बनाता जो वे पास से देखते थे। आर्यन उनके बीच में था। उसने इन चमत्कारों का आनंद लिया। उसने बादलों की सीहों के साथ दौड़ लगाई, तारों की धूल से बने स्नोबॉल से लड़ाई की और ऐसे संगीत सुने जो केवल हवा ही गा सकती थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, या शायद सालों में। अंबर एक्सप्रेस पर समय का कोई हिसाब नहीं था। कोई कैलेंडर नहीं था, कोई घड़ी नहीं थी, केवल अनंत खेल और अन्वेषण था। आर्यन को अपने माता पिता का चेहरा याद करने में कठिनाई होने लगी थी। उसके घर की यादें धुंधली तस्वीरों जैसी हो गई थी। उसे अब स्कूल की घंटी की चिंता नहीं थी, न ही बड़ा होकर क्या बनना है इसकी चिंता थी। वो बस एक बच्चा था और ये अद्भुत था। लेकिन कभी कभी जब ट्रेन शांत होती थी और दूसरे बच्चे सो रहे होते थे, आर्यन कांच की छत से नीचे देखता था। उसे केवल घुमावदार बादल ही दिखाई देते थे, लेकिन वो जानता था कि उनके नीचे कहीं एक दुनिया थी जिसे उसने छोड़ दिया था। एक हल्का सा दर्द उसके सीने में उठता था, एक ऐसी चीज के लिए तड़प जिसका नाम वो भूल रहा था। एक दिन, हालांकि वहां दिन और रात का कोई मतलब नहीं था, केवल प्रकाश के अलग अलग रंग थे, आर्यन ट्रेन के एक ऐसे हिस्से में भटक गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। ये सबसे पीछे का डिब्बा था। ये डिब्बा बाकी ट्रेन से अलग था। यहाँ कोई खेल का मैदान या मिठाइयाँ नहीं थीं। ये एक विशाल पुस्तकालय था। अलमारियाँ छत तक ऊंची थीं, जो पुरानी धूल भरी किताबों और अजीब वस्तुओं से भरी थीं। कबीर वहाँ पहले से मौजूद था, एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। ये क्या जगह है? आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। ये भूली हुई चीज़ों का पुस्तकालय है, कबीर ने बताया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन था। समय बाबू कहते हैं कि जब बच्चे अंबर एक्सप्रेस पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो उनकी पुरानी दुनिया की यादें यहाँ जमा हो जाती हैं। आर्यन अलमारियों के पास गया। वहाँ अजीब चीज़ें थीं। एक टूटा हुआ योयो, एक स्कूल का बस्ता, एक पुरानी गुड़िया, एक क्रिकेट बैट जिस पर किसी का नाम लिखा था। उसने एक अलमारी पर एक छोटी लकड़ी की नक्काशीदार चिड़िया देखी। उसका दिल रुक गया। ये वही चिड़िया थी जो उसके दादाजी ने उसके लिए बनाई थी, उसके 7वें जन्मदिन पर। उसने उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोया था। उसने चिड़िया को उठाया। अचानक यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसे अपने दादाजी की हंसी याद आई, अपनी माँ के हाथ बने खाने का स्वाद याद आया, अपने पिता के गले लगने की गर्माहट याद आई, उसके कुत्ते की भौंकने की आवाज़ याद आई। वो सब कुछ जिसे उसने अनंत बचपन के लिए त्याग दिया था, वो सब वापस आ गया। दर्द तीव्र था। ये सिर्फ घर की याद नहीं थी, ये इस बात का एहसास था कि वो क्या खो रहा था। वो बड़ा होना खो रहा था। वो अपने माता पिता को बूढ़ा होते देखने का मौका खो रहा था। जीवन के सुख दुख का अनुभव करने का मौका खो रहा था, जो एक व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं। हम भूल रहे हैं कबीर, आर्यन ने रुंधे गले से कहा। हम सब कुछ भूल रहे हैं जो हम थे। कबीर ने उदासी से सिर हिलाया। यही तो सौदा है आर्यन, मासूमियत बनाए रखने के लिए हमें अनुभव को छोड़ना होगा। आर्यन पुस्तकालय में और अंदर गया। एक कोने में एक पुरानी स्टाइल का टेलीविजन सेट रखा था, जो बिना किसी तार के चल रहा था। उसकी स्क्रीन पर स्थैथिक झिलमिलाहट थी। आर्यन उसके पास गया और ट्यूनिंग नॉब घुमाया। अचानक स्थैथिक नॉइस के बीच से एक स्पष्ट आवाज़ और चित्र उभरा।
ये एक कार्टून शो था, एक ऐसा शो जो उसे बहुत पसंद था और जिसे वो पृथ्वी पर देखता था। ये उसके शहर की भाषा में था, उसकी अपनी दुनिया का एक टुकड़ा था। और फिर स्क्रीन के कोने में एक लोगो उभरा, जयपुर कहानी टीवी। आर्यन की सांसें थम गई। ये एक संकेत था, एक सीधा प्रसारण उसकी दुनिया से। जयपुर कहानी टीवी। उसने फुसफुसाया। ये नाम उसे एक लंगर की तरह लगा, जो उसे उस वास्तविकता से जोड़े हुए था जिसे वो खो रहा था। ये सिर्फ एक चैनल नहीं था, ये एक खिड़की थी उस जीवन की जो अभी भी नीचे चल रहा था, उसके बिना। उसने कबीर को टीवी दिखाया। देखो, ये मेरी दुनिया है, ये अभी भी वहाँ है। उस मोमेंट से आर्यन बदल गया। वो अभी भी खेलता था, लेकिन उसकी हंसी में अब पहले जैसी कनक नहीं थी। उसने माया और दूसरे बच्चों से बात करने की कोशिश की। क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? उसने माया से पूछा जब वे बादल के झरने के पास बैठे थे। माया ने कंधे उचकाए। घर, मेरा घर अब अंबर एक्सप्रेस है,